काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। 3 से 303 रथ, राष्ट्रवाद और राजसत्ता, हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व, रचा इतिहास, खिला कमल, बीजेपी का अमृतकाल। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। इतिहास में दर्ज अटल जी की ये कविता आज की हकीकत है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने अपने 43 साल पूरे किए। इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन बीजेपी ने अपने सिद्धांतों से कतई समझौता नहीं किया। बीजेपी ने किसी भी विपरीत हालात में हार नहीं मानी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। ये पंक्तियां मानो बीजेपी का ध्येय वाक्य बनी, जिसका नतीजा यह है कि लगता है आज की स्थिति में बीजेपी अजेय है। कभी नाम मात्र की 3 सीटों के साथ आगाज करने वाली बीजेपी आज सियासत की बाहुबली है। हम कार्यकर्ताओं की इसी ताकत से सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं, लेकिन हम भले ही सत्ता के शिखर पर पहुंचे हो, लेकिन हमारे पांव आज भी उतने ही जमीन पर हैं जितने 1980 में हुआ करते थे। तो आज वक्त है देश के सियासी सरोवर में कमल के खिलने, राजनीतिक आसमान में बीजेपी के उदय और विपक्ष के पस्त होने, मुखर्जी के मूल मंत्र, उपाध्याय के सबक, आडवाणी की रणनीति, अटल की कूटनीति और मोदी के मैजिक को समझने की। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बीजेपी का अमृतकाल। 6 अप्रैल एक ऐसी तारीख जब भारत और भारतीय राजनीति ने एक नई करवट ली, एक बड़ा अहम परिवर्तन भारतीय राजनीति में शुरू हुआ। हम इस तारीख को अहम क्यों बता रहे हैं? इसकी 2 वजह। आज के दिन 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई। नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। हम आगे बढ़े उसके पहले एक ऐसी बात जान लीजिए जिसे आज की राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी सावरकर के बहाने बीजेपी पर आक्रमण करते रहे। सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप था और अनूठी बात यह कि अटल आडवाणी ने बीजेपी के गठन के लिए 6 अप्रैल की तारीख को ही चुना, और इसलिए चुना क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा के बाद नमक बनाकर काला कानून तोड़ा था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और शुरू करके आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी की नींव पड़ी कैसे। The time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश आजाद हो गया था। देश में नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की अंतरिम सरकार बन गई थी। देश का बड़ा वर्ग कांग्रेस का समर्थक था, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो नेहरू और कांग्रेस की नीतियों से असहमत था। कभी हिंदू महासभा से जुड़े रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू ने उद्योग और आपूर्ति मंत्री का पद दिया, जो चौंकाने वाला था। लेकिन मुखर्जी नेहरू की कई नीतियों से असहमत थे। मुखर्जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो समझौता कर सत्ता का सुख भोगते। उन्होंने सरकार से इस्तीफा देकर देश को एक नया विकल्प देने का फैसला किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नेहरू जी से सवाल किया। नेहरू जी का उत्तर गोलमोल था। उनकी सुरक्षा के लिए वे लियाकत से बात करें, पाकिस्तान से बात करें, किंतु दुर्भाग्य हासिल सिफर रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्रिमंडल को मैं त्याग पत्र देता हूं, और उन्होंने ठुकरा दिया। नेहरू मंत्रिमंडल से अलग हो गए।
और हम सब जानते हैं कि अलग होने के बाद फिर उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। इसके बाद साल 1951 में मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और साल भर के भीतर हुए चुनाव में जनसंघ को 3 सीटों पर जीत भी हासिल हो गई। मुखर्जी नेहरू की कश्मीर नीति के सख्त खिलाफ थे। साल 1953 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते हुए वो बिना अनुमति के जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गए, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और हिरासत में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस नारे और विरोध को लेकर के उन्होंने प्रस्थान किया। लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। हम सब जानते हैं कि उनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया और जैसे ही मधोपुर पहुंचे, गिरफ्तार करके काल कोठरी में और उसको जेल बना करके डाल दिया गया। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कमान प्रेमचंद डोगरा, बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के हाथ में रही। साल 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ। आपातकाल से उपजे गुस्से की वजह से जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया। जनता पार्टी की सरकार में पहली बार जनसंघ की तरफ से आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बने और अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री का पद संभाला। लेकिन जनता पार्टी की सरकार वक्त से पहले ही गिर गई। इसके बाद बीजेपी का जन्म हुआ, जिसकी कल्पना जनता पार्टी में विलय के बाद जनसंघ के नेताओं ने की थी। हम आपको बता चुके हैं कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। इसके बाद बीजेपी का सफर शुरू हुआ। इसमें कई पड़ाव हैं। साल 1980 से 2004 तक का दौर बीजेपी में अटल आडवाणी का दौर था। इसमें बीजेपी का चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी रहे। दिसंबर 1980 में मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ। भाजपा ने कांग्रेस के अपने विरोध को जारी रखा। पंजाब और श्रीलंका को लेकर इंदिरा गांधी सरकार की लगातार आलोचना करते रहे। बीजेपी का जनाधार धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसी बीच 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए आम चुनाव में उनके बेटे राजीव गांधी को 3/4 बहुमत मिला। इस आम चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पार्टी को इस झटके से उबरने में कई साल लग गए। इस दौरान बीजेपी ने 84 के आम चुनाव के नतीजों का विश्लेषण किया और चुनाव सुधारों की वकालत की। वहीं बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठियों की समस्या को भी जोर शोर से उठाया। भाजपा ने बोफोर्स तोप सौदे को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी घेरा। फिर आया 1989 का चुनाव। इसमें कांग्रेस बहुमत के जादुई आंकड़े से पीछे रह गई, जबकि बीजेपी 2 सीट से बढ़कर 84 तक पहुंच गई। पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल से सीटों का तालमेल किया। वीपी सरकार को बीजेपी ने बाहर से बिना शर्त समर्थन दिया। वीपी सिंह ने जब आरक्षण की राजनीति शुरू की तो बीजेपी विरोध की मुद्रा में आ गई। इसी बीच राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सुलगना शुरू हुआ। राम मंदिर निर्माण का विषय शुरू से संवेदनशील रहा है, लेकिन इसने जनमानस को झकझोरना उस वक्त शुरू किया जब बीजेपी झंडा बरदार बनकर खड़ी हुई। पार्टी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की बात कही। इसी दौरान तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली और उनकी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने वीपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद 1991 में हुए चुनाव में प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। भाजपा को इस चुनाव में 119 सीटों पर विजय मिली। इसके चलते कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव अल्पमत की सरकार चलाते रहे। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस नीति केंद्र सरकार का विरोध जारी रखा। शेयर घोटाले और आर्थिक उदारीकरण को लेकर उसने सरकार को संसद से सड़क तक बार बार घेरा। बीजेपी की इन मुहिमों से देश में उसके पक्ष में माहौल बनता गया। इसी बीच 1996 का चुनाव आया, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निर्णायक मोड़ बन गया। इस चुनाव में वो देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। कि एक समय में हमारी 2 सीटें थी और लोग ये कहते थे कि बीजेपी समाप्त हो गई, लेकिन 303 सीट अकेले अपने दम पर, और यहाँ जो लेकर के आए हैं इसमें एक मैं कह सकता हूँ कि हमारा नेतृत्व, दूसरा कार्यकर्ता और तीसरा हमारा कार्यक्रम।
कि सफल नेतृत्व। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए बुलाया, लेकिन लोकसभा में बहुमत न साबित कर पाने की वजह से उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों में गिर गई। बाद में कांग्रेस के बाहरी समर्थन से बनी HD देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल की सरकारें भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। नतीजा ये कि 1998 में एक बार फिर आम चुनाव हुए। इन चुनावों में भाजपा ने क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन और सीटों पर तालमेल किया। इस चुनाव में अकेले बीजेपी को 181 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन गठबंधन की एक प्रमुख सहयोगी जयललिता की AIADMK के समर्थन वापस लेने से वाजपेयी सरकार गिर गई। 1999 में एक बार फिर से आम चुनाव हुए। इस बार बीजेपी ने 23 सहयोगी पार्टियों के साथ साझा घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ा और गठबंधन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA का नाम दिया। इसमें NDA को स्पष्ट बहुमत मिला। अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। वे एक मायने में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अटल भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सदैव अटल ये समाधि स्थल है भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी का, जिनका जीवन भी पार्टी की तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा। पार्टी से वो पहले प्रधानमंत्री भी बने और पार्टी के पहले अध्यक्ष भी बने। उन्होंने अपनी सरकार बनते भी देखा और गिरते भी देखा, लेकिन हर परिस्थिति में, हर काल में उनका संकल्प, उनके इरादे अटल बने रहे। ये वही संकल्प थे जो 1980 में पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष बनते समय उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल बीजेपी के उदार चेहरे थे। वो एक बेहतरीन कवि, लेखक और राजनेता होने के साथ ही एक संवेदनशील शख्सियत भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में जो मुकाम और सम्मान हासिल किया वो बेहद दुर्लभ है। अब बात साल 2004 की। देश में शाइनिंग इंडिया के नारे की जबरदस्त गूंज थी, लेकिन 2004 का आम चुनाव और उसका नतीजा देश शायद ही कभी भुला पाए, और खास तौर पर बीजेपी। सबने इस परिणाम को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया था। इसमें बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी। अगले 10 साल तक बीजेपी केंद्र की सत्ता से निर्वासित हो गई, लेकिन इस दौरान राज्यों में उसका दखल, उसका प्रभाव बढ़ता रहा। देश के कई राज्यों में बीजेपी स्वतंत्र या फिर संयुक्त तौर पर सत्ता में आ गई। बीजेपी को पूरे 1 दशक तक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभानी पड़ी, लेकिन 2014 के चुनाव ने बीजेपी को चक्रवर्ती बनने का मौका दिया। ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है। पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार संसद भवन में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम किया। साल 2014 भारतीय राजनीति और बीजेपी के लिहाज से काफी अहम साबित हुआ। बीजेपी को 282 सीट मिली थी, यानी बीजेपी ने अकेले अपने दम पर सरकार बनाई और इतिहास रच दिया। 43 साल के सफर में बीजेपी इतनी मजबूत पहले कभी नहीं थी। बीजेपी का दफ्तर इनके नेताओं के संघर्ष का सबूत है। 43 साल पहले जिस पार्टी की स्थापना हुई, वो पार्टी आज देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस सफर में जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय किया है। ये भाजपा का मुख्यालय है, जिसने दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर JP नड्डा तक कुल 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष देखे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। बीजेपी की जीत के पीछे भी मोदी लहर ही जिम्मेदार थी। पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे। उन्होंने गुजरात मॉडल को देश के सामने पेश किया। वाकपटुता, स्पष्टवादिता और उनका हिंदुत्व के प्रति समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। हर युग में, हर कसौटी से खरा उतरा हुआ ये हिंदुत्व एक विपुल विरासत है, और ये हिंदुत्व, ये हिंदू का ज्ञान इतना अगाध है, इतना अगाध है, ये इतना हिमालय से भी ऊंचा है, समंदर से भी गहरा है। विरोधियों के हमलों और आलोचनाओं को अपना हथियार बनाने के माहिर पीएम मोदी
अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी मौजूदा दौर में भारतीय राजनीति का सबसे लोकप्रिय चेहरा बन गए हैं। बीजेपी विकास की भी प्रेरणा शक्ति है और बीजेपी बदलाव की भी प्राण शक्ति है। बीजेपी ने सियासत की सोच को बदला है और समावेश के नए मानकों को जन्म दिया है। संगठन से सिंहासन तक पहुंचने का मोदी का सियासी सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट मोदी ने संघर्ष के दिनों में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान भी चलाई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यही वजह है कि उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनकी संगठन चलाने की क्षमता का विकास हुआ। मोदी ने भ्रष्टाचार विरोधी नव निर्माण आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इसके बाद 1987 में भाजपा में प्रवेश कर सक्रिय राजनीति से सफर शुरू किया। 1990 में जब आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली तो मोदी उस यात्रा के सारथी बने। इसके बाद मोदी को 1995 में भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर सरकार बनाई। 1995 में ही राष्ट्रीय सचिव के नाते उन्हें 5 राज्यों में पार्टी संगठन का काम सौंपा गया। पार्टी की अलग अलग जिम्मेदारियां निभाने वाले नरेंद्र मोदी को अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर साल 2014 के बाद आया साल 2019 का चुनाव, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को लोकसभा की 302 सीटें मिली। यानी देश के 37.7% मतदाताओं ने मोदी पर फिर से भरोसा जताया। तो नरेंद्र मोदी साल 2014 में प्रधानमंत्री बने। इसके बाद साल 2019 में फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यहां सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे इतिहास रचा? भारतीय राजनीति में मोदी लहर कैसे स्थापित हुई? मोदी के नाम पर आई सियासी सुनामी ने कैसे विपक्षी खेमे को पूरी तरह से अस्त व्यस्त और ध्वस्त कर दिया? आखिर क्या है मोदी मैजिक? वो साल 2014 था। मई में चुनाव होने वाले थे। गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार पर बेहद आक्रामक थे। उठा लोगे उतना ही कमल खिलेगा। तब की यूपीए सरकार के मुखिया डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कोल घोटाले, कॉमनवेल्थ और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के कोहराम से परेशान थे। यूपीए सरकार अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। एक तरफ कांग्रेस और उनका गठबंधन लोकप्रियता खो रहा था, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी लगातार और ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे थे। चुनाव प्रचार में मोदी महंगाई, घोटाले, गवर्नेंस, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार, आतंकवाद, काले धन जैसे मुद्दों को उठा रहे थे। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों को जमकर के लूटा। बैंकों का करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके ये लोग विदेश भाग गए। इसके अलावा मोदी की सख्त प्रशासक, ईमानदार, कट्टर हिंदुत्ववादी, विकास को समर्पित नेता की छवि थी, जिसका उन्हें साल 2014 में फायदा मिला। जहां एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की छवि उदार थी, तो पीएम मोदी की छवि इसके ठीक उलट थी। तो हुआ ये कि साल 2014 में बीजेपी में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। अब बीजेपी अटल आडवाणी वाली नहीं, बल्कि मोदी शाह की बीजेपी बन गई। कश्मीर तक भारत एक है, जो बाधाएं रही हैं वो सारी समाप्त हो गई, तो एकीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। हम जब दूसरी बात विकास के रास्ते की बात करेंगे, जिस कार्य को अटल जी ने बढ़ाया उसको आगे बढ़ा करके मोदी जी ने आज देश के अंदर और देश के बाहर जो भारत का जो सम्मान बढ़ा, ये
दूसरा, हम सामरिक शक्ति में आगे आए, आर्थिक शक्ति में 5वें नंबर पर हम पहुंच गए और इस देश के खास करके उन लोगों का चिंता किया जो वंचित हैं, जो शोषित रहे हैं। साल 2019 में जनता ने दोबारा पीएम मोदी को मौका दिया। 2014 के मुकाबले जनता ने पीएम पर ज्यादा भरोसा जताया। बात 9 सालों के कार्यकाल की करें तो पीएम मोदी ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो असंभव से लगते थे, जिसमें नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक महत्वपूर्ण है। इसी तरह जीएसटी लागू करना, 3 तलाक और कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना, सीएए, एनआरसी लागू करना, बालाकोट एयर स्ट्राइक, जनधन और उज्ज्वला योजना लागू करना, देश में कैशलेस सिस्टम लागू करना, इस जैसे कई फैसले शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नींव रखी, जो जल्दी ही पूरी होगी। साथ ही विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर, राम मंदिर निर्माण के फैसले को लेकर पीएम मोदी ने खुद को इतिहास में दर्ज करा लिया है। जो मसला था उसको सुलझाने का काम किया गया, कश्मीर का जो मसला था उसको सुलझाने का काम किया गया और उसके साथ में कॉमन सिविल कोड का जो मामला था उसको लाने का काम किया गया। तो खास करके समाज के जो कमज़ोर लोग हैं उनके बुनियादी परिवर्तन उनके जीवन में आए। मैंने कहा कि 5 लाख का फ्री में इलाज, मुफ्त उनको चावल देने की व्यवस्था और उसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना कि जिसमें उनको घर रहे। तो अगला सवाल उठता है कि अब आगे क्या? साल 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी नहीं तो कौन? विपक्ष एक तरह से पिछले 8 सालों से खुद को मोदी के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी खुद की ब्रांडिंग करना जानते हैं। बीजेपी का संगठन बेहद समर्पित और सक्रिय है। बीजेपी के पास अच्छे रणनीतिकार हैं। बीजेपी को आरएसएस जैसे संगठन का साथ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह दौर बीजेपी का अमृत काल है।